नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती के उस बड़े संकट पर बात करेंगे जिसने इस वक्त पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने दो ऐसे ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन मंडल दोनों की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ हजारों उम्मीदवारों की रातों की नींद उड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ कई योग्य और ईमानदार उम्मीदवारों को आखिरकार उनका हक मिल गया है। आज हम अदालत के दस्तावेजों और पक्के तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया के पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बड़े सवाल पर विचार कीजिए। हाईकोर्ट के ये दो बिल्कुल अलग अलग फैसले आखिर मध्य प्रदेश के भावी शिक्षकों के भविष्य को किस तरह से आकार दे रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ कागजी नियमों या कानूनी धाराओं का मामला नहीं है। ये उन लाखों युवाओं की सालों की मेहनत से जुड़ा है जो दिन रात इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अदालतों का ये हस्तक्षेप न केवल एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहा है, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठी खामियों को भी खुलकर सामने ला रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी चर्चा का क्रम कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संकट से, फिर समझेंगे बोनस अंक घोटाला, उसके बाद जस्टिस विशाल मिश्रा का फैसला, आयु सीमा में छूट की लंबी लड़ाई, पात्रता बनाम चयन परीक्षा का गणित, और अंत में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संकट और उन दो बड़े अदालती फैसलों की। जब बात राज्य स्तर की शिक्षक भर्ती की होती है तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो लाखों छात्रों का भविष्य तय करता है। ऐसे में प्रशासन का पारदर्शी होना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है। अब इस मौजूदा संकट के दो बिल्कुल अलग पहलू सामने आए हैं। पहला जुड़ा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 से, जहां धोखाधड़ी के चलते एक पूरी की पूरी मेरिट सूची ही रद्द करनी पड़ी, और दूसरा है उच्च माध्यमिक शिक्षकों का मामला, जिन्हें एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आयु सीमा में वो छूट मिली जिसका वादा खुद सरकार ने किया था। इन दोनों मामलों को हम दो अलग अलग केस स्टडीज की तरह समझेंगे ताकि कानूनी पेचीदगियां आपस में उलझे नहीं। इन सब में अदालत का फोकस बिल्कुल साफ था, निष्पक्षता और कानून का सख्ती से पालन। तो आइए सीधे चलते हैं अपनी पहली केस स्टडी की तरफ, जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बोनस अंक घोटाला। ये पूरा विवाद 2025 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक खास नियम को लेकर शुरू हुआ, नियम 7.7। इस नियम के मुताबिक उन उम्मीदवारों को मेरिट में सीधे 5% बोनस अंक मिलने थे जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा था। अब सोचिए, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में दशमलव के अंकों से मेरिट लिस्ट ऊपर नीचे हो जाती हैं, वहां पूरे 5% बोनस अंक मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं है। और बस इसी बड़े फायदे के लालच में एक बेहद सुनियोजित फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। आप जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने दावा कर दिया कि उनके पास आरसीआई का ये विशेष डिप्लोमा है और उन्होंने इसके बेस पर बोनस अंक हासिल भी कर लिए। लेकिन जब याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने असली डेटा रखा तो सच्चाई बिल्कुल चौंकाने वाली थी। पूरे मध्य प्रदेश में आरसीआई के पोर्टल पर असल में केवल 2,194 पेशावर और 3,077 कर्मी ही पंजीकृत हैं। मतलब पूरे राज्य में कुल मिलाकर मुश्किल से 5,000 असली प्रमाण पत्र धारक हैं और दावा लगभग 15,000 लोगों ने कर दिया। गणित के हिसाब से ये पूरी तरह से असंभव है। ये साफ दिखाता है कि ये कोई फॉर्म भरने की छोटी मोटी भूल नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा और सोची समझी साजिश वाला घोटाला था। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट और जस्टिस विशाल मिश्रा का क्या फैसला रहा। जब ये भारी गणितीय गड़बड़ी अदालत के सामने आई तो हाईकोर्ट का रुख बहुत ही सख्त था। सुनवाई के दौरान कुछ अपात्र उम्मीदवारों ने ये दलील देने की कोशिश की कि उनसे फॉर्म भरते समय जल्दबाजी में गलती हो गई थी, इसलिए उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन अदालत ने इस तर्क को वही खारिज कर दिया। जज साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, पकड़े जाने के बाद उम्मीदवारों को गलती सुधारने की अनुमति देना बेईमानी को पुरस्कार करने और ईमानदार उम्मीदवारों को दंडित करने के समान होगा। ये एक बेहद कड़ा संदेश था कि सिस्टम के साथ इस तरह की छेड़छाड़ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत सिर्फ कड़ी टिप्पणी करके नहीं रुकी, बल्कि शिक्षा विभाग को सीधे और सख्त आदेश भी दिए। पहला काम, इस पूरी विवादित मेरिट सूची को तुरंत रद्द कर दिया जाए। दूसरा, जिन लोगों के पास असली आरसीआई डिप्लोमा नहीं है उन्हें बिना किसी देरी के चयन प्रक्रिया से बाहर निकाला जाए। और तीसरा, एक बिल्कुल नई, पारदर्शी और सिर्फ योग्य उम्मीदवारों वाली मेरिट सूची फिर से तैयार की जाए।
इस एक फैसले से उन सभी वास्तविक और ईमानदार उम्मीदवारों को एक बहुत बड़ी राहत मिली जो इन फर्जी दावों के कारण अपनी जगह गंवा बैठे थे। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे बड़े मामले की ओर। ये है उच्च माध्यमिक शिक्षकों की आयु सीमा में छूट की लड़ाई। ये मामला थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ सरकार अपनी ही बनाई नीतियों की गलत व्याख्या कर रही थी। सितंबर 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया था। इसमें साफ साफ लिखा था कि चूंकि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 3 सालों से कोई भर्ती परीक्षा नियमित रूप से नहीं हो पाई है, इसलिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस सर्कुलर के बाद जो भी पहला विज्ञापन निकाला जाएगा उसमें सभी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सुनने में तो ये बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट लगती है ना? लेकिन सारा विवाद यहीं से शुरू होता है। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें इस पूरी टाइमलाइन को देखना होगा। 2018 में मूल शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट आयोजित हुई थी। फिर सितंबर 2022 में वो कोविड छूट वाला सर्कुलर आया। इसके ठीक बाद सितंबर और अक्टूबर 2022 में सरकार ने कुछ नोटिस निकाले। अब सरकार का तर्क ये था कि ये जो नोटिस हैं यही उस सर्कुलर के बाद के पहले विज्ञापन हैं और इसलिए ये 3 साल की छूट अब खत्म हो गई। लेकिन उम्मीदवारों का कहना था कि नहीं, मई 2023 में जो नई 8,720 रिक्तियों के लिए विज्ञापन आया है असल में वो है पहला विज्ञापन। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें दिसंबर 2022 में हुए एक बड़े नियम बदलाव को समझना होगा। तो आइए समझते हैं कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के बीच का कानूनी अंतर क्या है। अदालत ने जिस मुख्य कानूनी बिंदु को पकड़कर यह फैसला सुनाया वो था पात्रता परीक्षा यानी टेट और चयन परीक्षा के बीच का अंतर। देखिए, 1 दिसंबर 2022 से पहले मध्य प्रदेश में सिर्फ टेट ही सब कुछ था। उसी के आधार पर सीधे भर्ती होती थी। लेकिन दिसंबर 2022 में नियमों में एक बड़ा संशोधन हुआ। टेट की वैधता को आजीवन कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि टेट पास करना अब सिर्फ एक बेसिक योग्यता है, ये कोई चयन प्रक्रिया नहीं है। नौकरी पाने के लिए अब एक अलग चयन परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। इसी एक नियम ने अदालत के सामने पूरी तस्वीर साफ कर दी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपनी ही नीति को बिल्कुल गलत तरीके से लागू कर रही थी। सितंबर और अक्टूबर 2022 में सरकार ने जो नोटिस निकाले थे, दरअसल वे कोई नए विज्ञापन थे ही नहीं। वे तो सिर्फ उन 17,000 पुरानी रिक्तियों को भरने के लिए काउंसलिंग राउंड थे जिनकी घोषणा कोविड से पहले 2018 के टेट में ही हो चुकी थी। इसलिए मई 2023 में जो नई चयन परीक्षा का विज्ञापन आया, कानूनी रूप से वही कोविड महामारी के बाद का पहला वास्तविक विज्ञापन था और इसी वजह से उम्मीदवारों को वो 3 साल की अतिरिक्त आयु छूट मिलनी ही चाहिए। तो अब सबसे अहम सवाल, इन दोनों फैसलों के बाद आगे का रास्ता क्या है? हमने इन दोनों जटिल कानूनी लड़ाइयों को काफी बारीकी से समझा। इन फैसलों के परिणाम बहुत ही साफ हैं। पहला, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से उन सभी फर्जी उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया है जिन्होंने गलत तरीके से बोनस अंक बटोरे थे। दूसरा, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए मई 2023 की परीक्षा में 3 साल की आयु सीमा में छूट अनिवार्य कर दी गई है, जिससे उन हजारों उम्मीदवारों को परीक्षा देने का एक और मौका मिला है जो ओवरेज हो चुके थे। तीसरा, आगे होने वाली सभी भर्तियों के लिए पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के बीच की रेखा बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। और सबसे जरूरी बात, इन फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी प्रशासनिक विभाग अपनी ही नीतियों की मनमानी व्याख्या नहीं कर सकता, उन्हें जवाबदेह होना ही पड़ेगा। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है। ये न्यायिक हस्तक्षेप राज्य की रोजगार परीक्षाओं की भविष्य की अखंडता और पारदर्शिता के लिए क्या मायने रखते हैं? क्या इन फैसलों के बाद भविष्य में होने वाली भर्तियों में धांधली पर पूरी तरह रोक लगेगी? क्या प्रशासन अब नीतियां बनाते और लागू करते समय थोड़ा और सतर्क रहेगा? एक बात तो पूरी तरह तय है, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती का ये परिदृश्य अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। ईमानदारी और पारदर्शिता की जो जीत आज हुई है, क्या वो आने वाले कल के लिए एक मिसाल बन पाएगी? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।